हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारा चला था पॉलिटी का 15वां, 16वां, 17वां जो भी हो, लेकिन ये राष्ट्रपति का थर्ड सेशन है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 सेशन में राष्ट्रपति का बेसिक जो भी होता है ना, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, उसको मैंने कवर कर दिया है। आप मेरे ख्याल से इससे पहले जाके आप उसको देख लीजिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि ठीक है आखिर में राष्ट्रपति होते क्या हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, उनका काम क्या क्या है, या फिर इंडिया में इनका क्या योगदान है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है इनके पास क्या क्या पावर है, शक्ति है, हम इसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो इनके पास कई ढंग का शक्ति है। मिलिट्री पावर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, एक आपका हो गया डिप्लोमेटिक है, इमरजेंसी वाला है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कई ढंग का उनके पास पावर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हर एक पावर को जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति साहब ओन करते हैं। पहला हमारा आता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका होता क्या, आप सिंपल समझिएगा, जो भी नियम बन गया, नियम बनने के बाद जब तक उस पर सिग्नेचर हमारे राष्ट्रपति साहब का नहीं होगा ना, तब तक वो नियम किसी काम का भी नहीं है। इसी को बोलते हैं कार्यपालिका को अप्लाई करना, आप यूँ समझ सकते हैं। यही हमारे आर्टिकल 53 में भी लिखा गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक किसी डॉक्यूमेंट्स पे फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति का नहीं होगा, तब तक वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड ही नहीं होगा। इनके पास एक ये भी पावर है। दूसरी बात, ये जो भी इंडिया में बड़े बड़े पोस्ट है ना, उसको अपॉइंट भी यही करते हैं, मतलब नियुक्ति यही करवाते हैं। जैसे हमारे पीएम हो गए, हमारे गवर्नर यानी राज्यपाल हो गए, सीएजी मतलब कैग हो गए, सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश हो गए। इस सब को अपॉइंटमेंट मत बोलिए, नियुक्ति बोल दीजिए, मतलब अपॉइंट भी यही करते हैं। पीएम मतलब सिंपल समझिए हमारे प्रधानमंत्री साहब हो गए, जो एमपी के हेड हो गए। लोकसभा में जो बीजेपी की सरकार फिलहाल अभी है, उसके एमपी बोलेंगे ठीक है मुझे मोदी जी को चुनना है, लेकिन जब तक साइन ये नहीं करेंगे ना राष्ट्रपति साहब, तब तक वो पीएम बनेंगे भी नहीं। तो चाहे पीएम हो और कैग का बेसिकली सिर्फ इतना कम होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका सिंपल मतलब होता है कि ठीक है जो हमारे भारत की सरकार है ना, वो पैसे कितना खर्च कर रही है, किस स्टेट को कितना पैसा मिल रहा है, ताकि करप्शन ना हो जाए, इसी को चेक करते रहना किसका काम है, कैग का। तो जो आपका कैग है ना, इस पोस्ट को भी हमारे राष्ट्रपति साहब ही अपॉइंट करते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इसको भी अपॉइंट यही करते हैं। एक आपका गवर्नर, भारत के राज्यपाल, पूरे भारत के लिए प्रेसिडेंट, वैसे हर एक स्टेट के लिए गवर्नर, सेम वैसा काम होता हमारा। तो राज्यपाल को भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। उसके बाद जब नियुक्ति मिल जाएगा सबको, तो उसको शपथ भी यही दिलवाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक को मतलब शपथ ये खुद से जाके दिलवाएंगे। कभी कभी अगर ये नहीं होता है ना, तो सीजीआई को जाके बोलते तुम जाओ उसको शपथ दिलवा देना, ठीक है, लेकिन शपथ यही दिलवाते हैं। लेकिन जब इसको काम मिल गया, ड्यूटी मिल गया, नियुक्ति करवा दिए, तो इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, यही हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, रिकमेंडेशन कहीं से आ सकता है कि बोल सकता है ठीक है इस पीएम को हटाना है, रिकमेंडेशन मिला, साइन किए और फाइनली मोदी साहब चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्ति, मतलब 2 हमारा आता है कि ठीक है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। लेजिस्लेटिव का मतलब सिंपल क्या होगा, नियम कानून की बात करते हैं कि जो भी हमारे मंत्री हैं ना, जो सांसद में बैठते हैं, उनका काम ही है कि ठीक है नियम बनाएंगे। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास भी ये कैपेसिटी है कि खुद से कोई भी नियम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि ठीक है SC/ST को आरक्षण। अब प्रेसिडेंट अगर चाहे ना, अब अगर प्रेसिडेंट हमारे चाहते हैं कि ठीक है SC/ST के जो लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन दें, कहाँ पे, इलेक्शन में, ताकि जो SC/ST के लोग हैं वो इलेक्शन में आए, वो जीते, और ताकि अपने पक्ष के जो लोग हैं ना उनकी भी बात करें। सिंपल सी बात, रिजर्वेशन के लिए ये खुद से नियम भी बना सकते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट साहब। दूसरी बात, 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में जाते हैं और 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में जाते हैं, उसको भी अपॉइंट हमारे राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। अब जैसे जो भी MP है पहुंच गया कहाँ पे, संसद में, तो जब सेशन शुरू होगा तो पहला भाषण कौन देगा, हमारे राष्ट्रपति साहब ही जाकर वहाँ पे भाषण देंगे, ताकि हर एक MP को समझ में आए कि देश क्या है, उसमें थोड़ा सा देशभक्ति जगे, उसके लिए जाकर वो भाषण देते हैं। तीसरी बात, संयुक्त अधिवेशन। कभी कभी राज्यसभा लोकसभा के बीच विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इसी को मैनेज करने के लिए ना राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन दोनों को बुलाते हैं साथ में, आज सब साथ में बैठोगे, साथ में बात होगी। तो संयुक्त अधिवेशन भी वो बुला सकते हैं अगर चाहेंगे, तो इसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, या फिर बोल सकते हैं ज्वाइंट सेशन बोल सकते हैं इसको। उसके बाद विधेयक पर हस्ताक्षर, कोई नियम पास हो गया लोकसभा से, ठीक है, नियम संसद से पास हो गया,
तो उस पर सिग्नेचर भी कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। चलिए ये हमारा हो गया लेजिस्लेटिव पावर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्ति, मतलब पैसे के मामले में भी ना इनके पास कई सारा पावर है। पहले बात करते हैं बजट प्रस्तुत करने का अधिकार। अब जैसे मंत्री वहाँ पे जाके बन गया तो किसी को मिलता है ठीक है तुम बन जाओ क्या बोलते हैं फूड मिनिस्टर मान लेते हैं, किसी को मिल गया ठीक है कपड़ा मंत्री मिल गया, किसी को मिल गया मछली वाला मान लेते हैं, मतलब कई ढंग का वहाँ पे पोस्ट भी होता है ना। अब मान लेते हैं किसी को मिलेगा ना जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, अभी हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट साहब है ना, प्रेसिडेंट साहब ही जाके निर्मला सीतारमण जी को बोलेंगे कि जाके बजट लाओ। बजट क्या होता है, बजट सिंपल एक पेज होता है, उस पर लिखा होता है कि इस साल भारत सरकार कितना कितना पैसा कहाँ पे जाके खर्च करने वाली है। तो एक लेखा जोखा लाती है ना। तो बजट प्रस्तुत करने के लिए ना हमारे राष्ट्रपति साहब इनको बोलेंगे एफएम को, FM 98.3 मिर्ची नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री को जाके वो बोलेंगे कि तुम जाके बजट लाओ, तब जाके हम लोग को बजट मिलेगा और फाइनली जाके हमारा इंडिया कहीं के आगे बढ़ेगा। वित्त आयोग की नियुक्ति भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। अब किसको बोलते हैं वित्त आयोग, इसका काम ये होता है कि ठीक है अगर भारत सरकार है राज्य सरकार भी है तो दोनों के बीच में पैसा कैसे होगा बंटवारा, किसको पैसा कितना मिलेगा, इसका जो ग्रुप है ना उसको बोलते हैं बेसिकली वित्त आयोग। इसका गठन भी हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे, ठीक है। इनका काम होता है ठीक है राज्य और केंद्र के बीच पैसा का बंटवारा करना। अभी 43% हमारे स्टेट को मिलता है। मान लेते हैं बिहार सरकार 100 रुपये कमा ली, दिल्ली में भेज देगी, ठीक है मुझे 100 इनकम हुआ, तो भारत की सरकार क्या करेगी, वित्त आयोग क्या करेगी, ठीक है तुमको 43 रुपया तुम रख लो और बाकी का 57 रुपया हम रख लेते हैं, ठीक। ऐसे होता है बंटवारा बेसिकली। आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। हर एक सरकार, अब हम लोग घर में भी तो करते हैं ना, घर में क्या करते हैं कुछ रुपया ऐसे जमा कर रखते हैं ताकि इमरजेंसी में काम दे। तो भारत सरकार भी बहुत सारा रुपया पैसा इमरजेंसी के लिए जमा कर रखती है ताकि कल को कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए तो उस समय में लोगों को हेल्प कर सके। तो उसका जो पैसा जमा रहता है ना उसके हेड भी यही होते हैं। कहीं पे बाढ़ आ गया, अब उस पैसे को निकालना है तो ऐसा नहीं कि जाके सीधे निकाल लेंगे, प्रेसिडेंट जाके बोलेगा कि ठीक है तुम पैसा ले जाओ, वो साइन नहीं करेगा तो पैसा निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना कि आकस्मिक निधि के लिए यही बोलेंगे कि ठीक है पैसे ले जाओ। जैसे कोविड हो गया ना, कोविड के केस में, या फिर अर्थक्वेक भूकंप आ गया, या फिर फ्लड बाढ़ वगैरह, इस केस में पैसा वो निकाल के राष्ट्रपति साहब दे देंगे किसको, हमारे सरकार को। सरकार को अपना पैसा बांट देगी सब में जहाँ उसको ज़रूरत लगे। दूसरी बात, लेकिन जैसे पैसा खाली हो जाएगा ना उस इमरजेंसी फंड से, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जल्दी बोल देंगे कि तुम जल्दी इसको भर भी दो, क्योंकि इमरजेंसी तुरंत बाद में आ भी सकता है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है कोविड आया सब पैसा निकाल ले फिर खाली छोड़ दिए, और फिर 1 साल बाद जाके बोलेगा ठीक है अच्छा सॉरी हम भूल गए। ऐसा नहीं होता कि आपको जल्दी वापस भरना भी है, ये हमारे राष्ट्रपति साहब उसको पहले ही बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर। देखिए जैसे हमारा पड़ोसी के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ना, वैसे हर एक कंट्री का जो भी है ना नेबर कंट्री, उसके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। भारत हमेशा ये चाहता है कि ठीक है जो भी कंट्री है चाहे पड़ोसी हो चाहे दूर का हो, हर एक कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन। आप रिलेशन में क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ फ़ोन पे थोड़ी बात करेंगे आप कैसे हैं आप कैसे हैं प्रेसिडेंट साहब, ऐसा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं अपना व्यक्ति उसके देश में भेज देते हैं और उसके देश का व्यक्ति हमारे इंडिया आता है, और वही व्यक्ति क्या करता है हमारे इंडिया में बैठ के हम लोग की बात समझता है, हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचाता है, चाहे जो हमारे जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग उसकी बात हम लोग तक पहुँचाता है। ये व्यक्ति बेसिकली सिर्फ 2 कंट्री के बीच में रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, इसी को बेसिकली बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है बोल सकते हैं। तो ये कौन भेजेंगे, ये भेजते हमारे राष्ट्रपति साहब ही। अब मान लीजिए MP ढेर सारा, जैसे मान लेते लोकसभा का चुनाव हो गया, MP चला गया कहाँ पे लोकसभा में, क्या उसके पास इतना बुद्धि है कि वो सब संभाल पाएगा सब कुछ। उसमें से तो कई सारा अनपढ़ भी जाता है ना, किसी को पता भी नहीं होता कि ठीक कैसे कैसे मैनेज करना है, चला गया तो चला गया। तो राष्ट्रपति साहब को ये लगता है कि ठीक है ये सब MP है, कभी कभी झगड़ते रहता है संसद में भी, एक काम करते इसको वहाँ नहीं भेजेंगे, हम क्या करते जो है ना बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है हम उसको जाके भेजेंगे फ्रांस। मान लेते हैं हमें इंडिया को रिलेशन सुधारना है फ्रांस के साथ, तो एक व्यक्ति भेजेंगे ना, तो क्या हम अपने एक MP को भेज देंगे, वहाँ पे जाकर फिर से वो धोती फाड़ना शुरू कर देगा जैसे संसद में फाड़ता ही लोग, ऐसे तो करेगा नहीं। तो एक व्यक्ति का चुनाव करता है हमारा राष्ट्रपति साहब। अब उसके लिए चुनाव होता है हमारा बेसिकली UPSC से। UPSC मान लीजिए इंडिया का सबसे होता है एक टफ एग्जामिनेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जिसका हो गया सिलेक्शन उसी लोगों में से कुछ व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति साहब भेज देते हैं, तुम जाओ कहाँ पे काम करना, फ्रांस में जाकर बैठना, वहाँ की बात सुन के मुझे बोलना, और कुछ लोग वहाँ के भी आएंगे हमारे इंडिया में और यहाँ का बात वो सुन के वहाँ भेजेगा। इससे हमारा और फ्रांस के बीच अच्छा रिश्ता बना रहेगा, ठीक है ना।
तो हम बोल सकते हैं ठीक है, राजनयिक शक्ति का मतलब रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा संबंध, सिंपल सी बात। कौन जाते हैं? यूपीएससी के आईएएस ऑफिसर जाते हैं दूसरे देश, ठीक है। कौन भेजते हैं? राष्ट्रपति साहब ही, वही साइन करेंगे और उसके बाद जाकर वो चला जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हमारे इंडिया का एक व्यक्ति पहुंच गया, उसके पास फ्रांस के पास मान लेते हैं, लेकिन जब फ्रांस का व्यक्ति यहाँ पाएगा ना, तो वो व्यक्ति पहली बार भाषण देगा इंडिया में, किसके सामने? हमारे राष्ट्रपति साहब के सामने ही भाषण देगा। ठीक है, देखिए मेरा नाम ये है, हम फ्रांस आए हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है दोनों कंट्री के बीच अच्छा रिलेशन हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया में जाके कुछ हद तक काम करें, मैनेज करें, ठीक है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन भी राष्ट्रपति को ही देगा। अब एक होता है बेसिकली कॉमनवेल्थ। अब सिंपल समझिए, पूरे वर्ल्ड में कई सारा कंट्री ऐसा रहा जो ब्रिटेन का गुलाम रहा है ना, तो आप मान लीजिए जो भी कंट्री ब्रिटेन का गुलाम रहा ना, हम उसको एक ग्रुप में मिला दे, उसको नाम बोलते हैं कॉमनवेल्थ बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, और एक कंट्री यहाँ पे है जो यूके का गुलाम था, मतलब यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था, और एक यहाँ भी कंट्री है जो उसका गुलाम नहीं था। अब लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं एक कंट्री है जो यूके का गुलाम रहा, वो है मान लेते हैं पाकिस्तान, वो भी तो बेसिकली इंडिया का ही पार्ट रहा है। और एक कंट्री हमारा रसिया, जिसको रूस बोलते हैं, पहले था यूएसएसआर, वो यूके का गुलाम नहीं था। इसका मतलब रसिया जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है नहीं, और पाकिस्तान है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और इंडिया भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है क्योंकि यूके का गुलाम ये भी रहा है। अगर इंडिया अपना व्यक्ति यहाँ भेजेगा ना, तो वो कहलाएगा हाई कमिश्नर, मतलब इसको बोलते हैं उच्चायुक्त बोलते हैं। लेकिन रसिया अगर यहाँ भेजेगा तो वो कहलाएगा राजदूत। सिंपल समझिए, ये डिपेंड ये करता है कि वो किस देश से जा रहा है। अगर इंडिया से जाएगा एक व्यक्ति किसी भी कंट्री में, तो इंडिया था ना कॉमनवेल्थ का हिस्सा, ब्रिटेन का था ना गुलाम, तो हमारा हमेशा यही कहलाएगा कि हमारा क्या है, हाई कमिश्नर, हमारा उच्चायुक्त इसको बोलते हैं, हमारा उच्चायुक्त गया है किसी कंट्री में। डिपेंड करता है किस कंट्री से जा रहा है, लेकिन किस कंट्री से आएगा, तो पाकिस्तान वाला अगर मान लेते हैं हमारे इंडिया में एक व्यक्ति आ गए, तो पाकिस्तान क्या बोलेगा, वो भी बोलेगा हमारा उच्चायुक्त आपके यहाँ गया है, क्योंकि वो भी यूके का गुलाम रहा है। लेकिन जब रसिया हमारे इंडिया में भेजेगा, तो रूस तो कभी रहा नहीं गुलाम, तो रूस क्या बोलेगा, हमारा एम्बेसडर यानी राजदूत आपके यहाँ गया है। काम दोनों का सेम ही है, हम बोलेंगे हाई कमिश्नर और रसिया बोलेगा राजदूत, डिपेंड करता है किस कंट्री से वो आ रहा है। तो रसिया भेजेगा एम्बेसडर कहलाएगा, हम भेजेंगे हाई कमिश्नर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से वो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हमारा कभी हो सकता है एम्बेसडर? हमारा कभी एम्बेसडर हो ही नहीं सकता, हमारा हमेशा क्या होगा, हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त होगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पाए? अब बात करते हैं सैन्य शक्ति, इसको बोलते हैं मिलिट्री पावर। जो वार वगैरह होता है, युद्ध वगैरह, इसमें भी हमारे प्रेसिडेंट के पास कई सारा पावर होते हैं, ठीक है। अब सिंपल समझिए, हमारे पास 3 ढंग की मिलिट्री है। एक हमारा हो गया आर्मी, थल सेना बोल सकते हैं, नेवी जल सेना बोल सकते हैं, एयरफोर्स वायुसेना, तीनों मिला के बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा इंडिया को डिफेंस मिलता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप ऐसे जान लीजिए, एयरफोर्स को नेवी से कोई लिंक नहीं है, नेवी को आर्मी से कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक हमेशा वो सब रहता है कॉन्टैक्ट में कि ठीक है हम आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। हर एक आर्मी का अपना अपना एक हेड होता है, इसके हेड अलग हैं, इसके हेड अलग हैं, इसके हेड अलग हैं। इसी के लिए ना अब समस्या क्या हो, जैसे मान लेते हैं हमको वार करना है, लड़ाई करना है, तो जैसे मान लेते हैं आर्मी लड़ गई, नेवी कुछ नहीं कर रही है, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इससे समस्या हो सकती है ना। तो हम चाहते हैं ठीक है तीनों में ना एक बना दे, समन्वय इसको बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। इसी के लिए एक नया सा पोस्ट लाया गया जिसको बोलते हैं सीडीएस। सीडीएस का ही काम है कि ठीक है काम करो तुम ना, एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को मिला के रखना, ताकि कल को जैसे कहीं पर ज़रूरत हो लड़ाई करने की, तो हम तीनों को पहुंचा सकते एक ही बार में, या फिर 2 को पहुंचा सकते, हमारी मर्जी है। अगर 2 में काम चल रहा है तो 2 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हमारे कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में भी उनका क्या बोलते हैं चॉपर क्रैश में उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो चलिए 3 हमारे, एक ये हमारा मिलिट्री हो गया, तीनों के बीच का बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट या कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ये हमारे सीडीएस ही करते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों में बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं था पहले, इसीलिए ना सीडीएस लाया गया है। अब थोड़ा सा कहीं की कोऑर्डिनेशन बन गया। अब उसके बाद देखिएगा युद्ध की घोषणा, अगर किसी कंट्री पे वार करना है, मतलब लड़ाई करनी है, तो उसके लिए अप्रूवल हमारे यही राष्ट्रपति साहब देंगे। ये बोल देंगे ठीक है अटैक करो, तभी जाके अटैक हो पाएगा। घोषणा किए, सिग्नेचर हो गया, वार स्टार्ट। और युद्ध को रोकेंगे भी कौन, यही रोक सकते हैं, साइन करेंगे, युद्ध रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए एटॉमिक हमला,
ये इतना आसान तो होगा नहीं ना। उसके बाद एटॉमिक हमला, मतलब एटॉमिक वार बोल सकते हैं। एक एटम बम गिरने से ना सिटी पूरा दहल जाता है, तो इसमें उतना आसान तो होगा नहीं। लेकिन एटॉमिक वार अगर करना होगा ना तो भी अप्रूवल हमको इन्हीं से लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी होता है ना, खतरनाक होता है, तो इसमें 3-4 लोग शामिल हो जाते हैं। तो बोलेंगे देखो ठीक है, राष्ट्रपति भी साइन करेंगे यहाँ पे, CDS जो ये है वो भी साइन करेंगे, और हमारे रक्षा मंत्री जो भी कौन है, राजनाथ सिंह है ना, वो भी साइन करेंगे, और PM हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी साइन करेंगे। तब जाके एटॉमिक वार हो सकता है। क्योंकि इस बार को मान लेते ठीक है स्टार्ट कर दिया राष्ट्रपति साहब, पता चला कई सारा सिटी तबाह हो गया, इसलिए बोलते ठीक है तुम चारों मिलकर डिसाइड करो। जब तक चारों साइन नहीं करेगा तब तक एटॉमिक युद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन अब NSA को भी ऐड कर दिया गया। इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो हमारे अभी अजीत डोभाल साहब है ना, अब उनको भी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। तो पहले तो ठीक है 4 व्यक्ति साइन कर दिए, एटॉमिक वार शुरू, लेकिन अब 5 व्यक्ति का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। पहला PM, राष्ट्र प्रेसिडेंट, NSA, CDS, और एक हमारे कौन से हो गए, रक्षा मंत्री, मतलब डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद जाकर हमारा एटॉमिक वार हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली कुछ पावर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब कहीं ना कहीं ऑन करते हैं। अब बचा ठीक है एजुकेशनल पावर, और एक बचा हमारा इमरजेंसी, ठीक है। हम जल्दी मिलते हैं उसके लिए, ठीक है।